के बाद किस्सा कुर्सी का में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश की राजनीति में हलचल है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। दूसरी लिस्ट बीजेपी की आने वाली है और इंडिया गठबंधन की पहली ही लिस्ट का इंतजार हम सभी को है। लेकिन इस बीच बिहार से खबर है। बिल्कुल, और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधान परिषद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। महागठबंधन के 5 एमएलसी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। आरजेडी से राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इनकी चर्चा शुरुआत से लगातार हो रही थी, प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। उर्मिला ठाकुर का नाम इस लिस्ट में है। फैसल अली आरजेडी से उम्मीदवार घोषित हुए हैं। शशि यादव भाकपा माले से एमएलसी उम्मीदवार बनी है। ये पूरी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधान परिषद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। 11 सीटें रिक्त हैं, जिसको लेकर ये उम्मीदवारों का चयन हुआ है। उम्मीदवारों की सूची सामने रख दी गई है और वो जो सूची जिसमें सबसे ऊपर आपको राबड़ी देवी का नाम दिखाई दे रहा है। सभी को राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी गई हैं। ये जो लेटर है ये जारी किया गया है 5 एमएलसी उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, उर्मिला ठाकुर का नाम है, सैयद फैसल अली का नाम है जो कि आरजेडी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनके अलावा शशि यादव भाकपा माले से एमएलसी कैंडिडेट बनाई गई हैं। क्योंकि आज महिला दिवस भी है और इसमें जो ज्यादातर मैक्सिमम संख्या आपको दिख रही है वो महिलाओं की दिख रही है। उसे देखकर ही आप समझेंगे कि आज महिला दिवस के मौके पर ये जो सूची जारी की गई है इसमें भी 3 से 4 महिलाओं का जिक्र है। 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं और ये जो 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये अब महागठबंधन की तरफ से सामने आ गई है। बिहार विधान परिषद की रिक्त होने वाली 11 सीटों के लिए जो चुनाव होंगे उसमें महागठबंधन की ओर से 5 कैंडिडेट फिलहाल उतारे गए हैं। इसमें राजद के 4 हैं और भाकपा माले के 1 उम्मीदवार हैं, जबकि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को अभी जगह इस लिस्ट में नहीं मिली है। आपको बता दें कि 11 सीटों पर चुनाव अभी होना है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 मार्च को इन सीटों के लिए मतदान होगा। सीटों पर निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है और 11 सीटों के लिए हालांकि अभी 5 कैंडिडेट उतारे गए हैं। शक्ति संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से लाइव। शक्ति, 5 उम्मीदवारों का ऐलान, लेकिन कांग्रेस को जगह नहीं मिली। अभी बाकियों पर मंथन होगा, कब तक लिस्ट आएगी? देखिए, जो एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, 11 सीटों पे चुनाव है। इसमें से जेडीयू ने अपने 2 उम्मीदवार और एक एनडीए की तरफ से जो है घोषणा कर दी है। बीजेपी की घोषणा अभी बाकी है, बीजेपी उम्मीदवारों की। लेकिन आरजेडी ने जो है आज अपने उम्मीदवार और खास करके महागठबंधन के उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 4 जो है आरजेडी कोटे के हैं और 1 जो है माले के। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का अभी ऐलान नहीं किया और ऐसे में सियासी गलियारों में लगातार कयास भी तेज हो गए हैं कि क्या कांग्रेस बीएसपी को मनाने में जुटी है। अब देखना यह है कि कामयाबी इस पर मिल पाती है या नहीं। क्या उनको क्यों दिक्कत है? ये तो हमारा मामला है, कांग्रेस का मामला है कि हम डिले करें या न लड़ें या हमारी हार हो, हमारे क्या हमें जितवाने आ नहीं क्या? अजीब स्थिति है भाई। आप अपनी पार्टी को देखिए, आप जनता की जो समस्याएं हैं उससे उनका समाधान करिए। 13 रुपये किलो चीनी दीजिए वहाँ पर, और महीनों सालों दिखाई नहीं पड़ी। चुनाव के दौरान अब वो जाना शुरू की हैं और देखना इस बार रिजल्ट तो बड़े ही चौंकाने वाले आएंगे। इस बार बुरी तरह से हार करके आएंगे। तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहाँ से हक बनता है? और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? मतलब ये कहाँ का इंसाफ? और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूँ ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमज़ोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही नहीं। इंडिया गठबंधन की लिस्ट सामने आएगी कब, ये सवाल बना हुआ है। साथ ही साथ तैयारी एनडीए अब दूसरी लिस्ट को लेकर कर रही है। आलोक सर हमारे साथ हैं, अरविंद जी हमारे साथ में हैं, परमवीर जी हमारे साथ में हैं। और जिस तरह की चर्चा अभी इंडिया गठबंधन के नेताओं के जरिए हो रही है, हिमांशु भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आलोक सर, एक तरफ एनडीए
जो पूरी तैयारी अपनी दिखाती है। हम तो 100 से 150 नामों का जिक्र कर रहे थे, 195 कैंडिडेट्स पहली ही लिस्ट में सामने आ जाते हैं और अब चर्चा दूसरी लिस्ट को लेकर है। उधर इंडिया गठबंधन जो अभी तक तय नहीं कर पाई है कौन कितनी सीटों पर और कैसे लिस्ट सामने रखनी है, जिसकी तैयारी लेट से होती है, क्या ये समझें कि नतीजे उसके फेवर में नहीं रहते, या फिर आप कहेंगे कि कहना जल्दबाजी होगा? देखिए, जल्दबाजी तो नहीं होगा, लेकिन आप सजी पहले इसकी चर्चा जरूर करना चाहिए कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट से लड़ रहे हैं। लगभग ये कल की मीटिंग में तय हो गया। और तय क्या हो गया, 15 जो सिटिंग उनके एमपीज हैं उनके लिए कह दिया गया है कि हाँ वो वही लड़ने वाले हैं। अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए चूंकि अटकलें चलती रही, इससे इतना तो साफ है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से सीधा अनाउंसमेंट हो गया, अमित शाह जी का हो गया, जो बड़े शीर्षस्थ नेता हैं। राहुल गांधी जी मेरे हिसाब से, और कांग्रेस पार्टी कोई डिनाई तो नहीं करती कि वही उनके सबसे शीर्षस्थ नेता है, अध्यक्ष से ज्यादा उन्हीं की पूछताछ होती है। लेकिन अमेठी से वो लड़ेंगे इसके बारे में सस्पेंस बनाए रखा है, लेकिन मेरी सूचना है कि लगभग तय है कि राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने यहाँ भी कल भी चर्चा होती रही थी, नहीं राहुल गांधी वहां से ही लड़ लेंगे, लेकिन स्मृति ईरानी की तैयारी और जो भी समीकरण बने हैं, रायबरेली पर जरूर अभी है कि कैसे वो अपनी बहन के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि परिवार में भी अपना है, या वरुण गांधी को वापस अपने परिवार में लाने की क्या ठीक कह रहे हैं आलोक सर, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव ना लड़े। वायनाड से हालांकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े। वहां के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, और स्मृति ईरानी बार बार उनको चैलेंज कर रही है। नहीं, देखिए, कार्यकर्ता तो देश भर में कहेंगे कि राहुल गांधी लड़े हमारे यहाँ से, ऐसा नहीं है ना। मतलब वो पार्टी की एक जो नेता, मैंने इसीलिए कहा कि वो बड़े प्रमुख नेता हैं, तो लेकिन खड़गे साहब ने कहा वो नहीं लड़ने वाले, उनकी घोषणा आ गई है कि खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, 80 साल के हो गए, अब बेचारे क्यों लड़ेंगे, वो पहले भी राज्यसभा में ही आए हैं, लोकसभा चुनाव बहुत पहले लड़ रहे हैं, तो जयराम रमेश तो लड़ने की हिम्मत नहीं है। उनके आधे नेता, एक दूसरी बात में और नई सूचना देना चाहता हूँ, कल परसों में जो मीटिंग्स हुई है, तो एक ये चूंकि बीच में हुआ कि भाई नए लोग लाए जा रहे हैं, इससे ये होगा, राहुल गांधी सुनते नहीं है, तो बड़े नेताओं को सबको कहा गया कि आप लड़ने को तैयार हो जाए। तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सबको यदि मैदान में उतारना है, इस तरह की प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव मतलब चर्चा में मुद्दा रखा गया। तब ये मामला बड़ा भड़कीला हो गया, क्योंकि स्थिति ये है कि वो लोग तैयार नहीं है, जिसको पुराना अनुभव है और वो भी थोड़ा जनता से कट गए, कहने को वो बुराई करते हैं नई पीढ़ी की। आप यदि ये कहें कि हम कहें जब नए लोग जो है कुछ ठीक से नहीं जानते हैं हमारे पत्रकार, तो कहेंगे अच्छा आप आइए ना, आपको बहुत ज्यादा पता है, आप डिजिटल पे करके दिखाइए, तो उसके बाद हमारा मुंह बंद हो जाएगा, हम कहेंगे हम जा रहे हैं भैया, अभी नहीं कर सकते, हमें टेक्निकल जितना नहीं आता है। तो स्थिति ये है उन नेताओं की, जो बड़े बड़े नेता हैं वो चुनाव से भागना चाह रहे हैं। असली झगड़ा इसका है, पीसी वगैरह तो नॉमिनल है। लेकिन सवाल ये कि अगर इसी तरीके से चुनाव से भागेंगे या फिर ये कहिए कि पल्ला झाड़ेंगे, तो फिर कमजोरी तो साफ तौर पर दिखती है। अरविंद सर, जिस तरीके से राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के या सोनिया गांधी फैमिली की मैं जिक्र कर लूं, गांधी फैमिली को लेकर जब चुनाव लड़ने की खबरें सामने आती हैं, एक बार को खबर सामने आई कि कोई भी गांधी फैमिली से नहीं लड़ेगा, फिर खबर आई कि नहीं राहुल लड़ेंगे, फिर खबर आई प्रियंका लड़ भी सकती हैं, नहीं भी लड़ सकती हैं। जब इस तरह के कयास लगे हैं और ऐसी बड़ी पार्टी से जब कैंडिडेट्स लड़ने से पीछे हट जाएं, तो ये भी एक बड़ा संदेश है क्या? हालांकि अभी भी ये सस्पेंस है, राहुल गांधी तो वायनाड से लड़ेंगे, इस तरह की खबरें हैं, लेकिन प्रियंका गांधी क्या वाकई चुनावी मैदान में उतरेंगी? क्या रायबरेली से उतरेंगी कि अपने ससुराल से उतरेंगी? ये अभी भी सस्पेंस है। देखिए, ये सस्पेंस तो वही लोग तोड़ सकते हैं, बाकी लोग मेरे ख्याल से बहुत इसमें सक्षम नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ने न लड़ने का फैसला व्यक्तिगत होने के साथ संगठन और पूरी पॉलिटिक्स का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसलिए अगर रायबरेली और अमेठी सीट नेहरू गांधी परिवार छोड़ देता है अपने से, तो ये उसकी एक बड़ी पराजय होगी। मैं मानता हूँ कि अगर लड़ने के पहले ही वो यहाँ हथियार डाल दे, तो ये एक राजनीतिक मैसेज बहुत खराब जाएगा।
तो इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक बात दूर की और ऐड कर चौड़ी लीजिए है। इसमें, आपने कहा नहीं लड़ेंगे तो गलत मैसेज आएगा, लेकिन अगर लड़ते हैं और हार जाएंगे तो मैसेज क्या जाएगा, ये भी ऐड करते हुए अपनी बात कहिए। चुनाव भर में तो लड़ने तक का मैसेज ये है कि अच्छा लड़ रहे हैं, उसके बाद का नतीजा कुछ और हो। जैसे पिछली दफे ही राहुल गांधी हारे हैं वहां से, तो उसका मैसेज देश भर में गया है कि राहुल गांधी कमजोर हैं और अमेठी ने उनको ठुकरा दिया, स्मृति ईरानी बहुत मजबूत है। लेकिन हारे बगैर अगर मैदान छोड़ देते तो उस चुनाव पर भी असर होता। इस बार भी अगर ये हारे बगैर ये दोनों सीटें छोड़ दी जाती हैं तो उसका इस चुनाव पे असर होगा, जो चुनाव आने वाला है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बात उनको भी मालूम है और कई तरह की चीजें उनके दिमाग में चल रही होंगी। जैसे आलोक जी ने अभी जिक्र किया कि वरुण गांधी को लाने की कोशिश भी हो सकता है हो, कि बीजेपी ने जो मेनका गांधी और वरुण गांधी की स्थिति रही है उसमें ये संभव है कि वो लोग पाला बदले आखिरी वक्त में। तो ये सब जोड़ तोड़ अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में और भी दूसरे राज्यों में भी होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर से क्योंकि यहाँ काफी कुछ स्टेक है। अभी प्रधानमंत्री के खिलाफ कैंडिडेट के बारे में ही कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई देती। समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद वापस ले लिया, तो उनके खिलाफ भी कोई कैंडिडेट निश्चित रूप से आएगा ऐसा जो हारने को तो तैयार हो लेकिन बड़ा हो, ऐसा भी हो कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देता लगे। सिर्फ शून्य वाला राजनीतिक करियर वाले को वहाँ नहीं लड़ाया जा सकता। तो ये सब चीजें अभी होनी है, हमको भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो घटनाएं घट रही, लेकिन अरविंद जी कहीं ना कहीं जो डेडिकेशन आलोक की सर कमी कुछ नजर बोलना आती चाह है। रहे हैं। मैं जोड़ दूं, आलोक सर कुछ बोलना मैं कुछ चाह जोड़ देता हूँ। मैं अरविंद जी की शंका का समाधान कर देता हूँ। वो समाजवादी पार्टी ने इसलिए छोड़ा कि अजय राय को लेकर के राहुल गांधी डिटरमिन थे, बिल्कुल अड़ गए कि अजय राय को ही हम खड़ा करेंगे। अखिलेश यादव उनका पक्ष पे नहीं थे, लेकिन बाद में जब समझौता 17 सीटों के लिए हुआ तो बाद में जैसे भी समझौता हुआ कुछ सीटों को लेकर के इनके परिवारों में आपस में जो हुआ, तो मेरी जानकारी के हिसाब से अजय राय जो पहले कभी बीजेपी में रहे हैं, कभी समाजवादी रहे हैं, लेकिन इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वही उनको बाहुबली जिसको कह सकते हैं उस इलाके के हैं, जेल वेल में भी जा चुके हैं, तो उनको ही कांग्रेस उम्मीदवार बना रही है। लगभग ये पार्टी में तय हो चुका है। अभी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, कयास हालांकि लगाए जा रहे हैं। हिमांशु जी, ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि जब लिस्ट आएगी स्पष्ट तौर पर तो तभी औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो डेडिकेशन जनता के प्रति वो दिखाने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद को इंदिरा गांधी से जोड़कर प्रोजेक्ट करती हैं लोगों के सामने, और खासतौर से रायबरेली अमेठी की जनता को ये कहकर कि आप हमारे लिए पुराने साथी हैं या ये सीटें हमारी रही हैं, आपके लिए हमने बहुत काम किया है, पुराना रिश्ता पुरानी पहचान आपसे है, तो ये कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। पीछे तो छूट जाएगा, उससे भी ज्यादा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये विडंबना जो है ना, वो कांग्रेस के अंदर की विडंबना। आज कांग्रेस के अंदर दो खेमे चल रहे हैं। मोटा मोटी कहे तो एक एल्डर्स का खेमा है, दूसरा यंगस्टर्स का खेमा है। राहुल गांधी जो है वो पिछले 5, 7, 10 साल से सिर्फ और सिर्फ यंग ब्रिगेड को प्रमोट कर रहे हैं। अभी इसमें हुआ क्या है कि जैसे आप प्रियंका गांधी का ही उदाहरण ले लीजिए, वहां एक फैमिली के अंदर डिस्प्यूट है। अभी चलो समझ ले, पिछले चुनाव में सोनिया गांधी जी जब रायबरेली की उम्मीदवार थी तब उनका पूरा काम कौन कर रहे थे? प्रियंका गांधी। लोगों से जुड़े हुए कौन थे? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कहा था रायबरेली के लोगों को कि मैं आपका ख्याल रखूंगा। तो क्या जब उनकी माताजी को राज्यसभा में भेज दिया तब उनकी ये नैतिक फर्ज नहीं बनती कि वो लड़े? मगर उनको टिकट नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं वो नहीं लड़ेगी। देखिए, मैं बोल रहा हूं उनको टिकट नहीं दिया जाए। मेरा तो ये मानना है कि ये जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है जो महामंत्री बन के बैठे हुए हैं, जो नाम के लोग हैं, जैसे केसी वेणुगोपाल है, जयराम रमेश है, रणजीत सुरजेवाला है, सब उन सबको चुनाव के मैदान में उतारो। जो कोई आने को तैयार नहीं है। नहीं सर, वो तो बराबर है, वो आने को तैयार नहीं। क्यों नहीं? भाजपा ने तो चैलेंज नहीं दिया। वो तो बोल रहे हैं कि हमारे लगभग सभी मंत्री चुनाव लड़के लोकसभा से आएंगे, एक बारी तो जीत के आएंगे। तो प्रजा का अगर आपको साथ हासिल करना है तो आपको एक सीधा रास्ता है, पहले प्रजा के बीच में जाना पड़ेगा।
अभी ऐसे में जो पार्टी के अंदर लड़ाई होती है, हमने छोटे से छोटे लेवल से विधानसभा लेवल और लोकसभा लेवल तक देखा है कि राहुल बिल्कुल। गांधी कथनी अगर एक करनी में हाथ अंतर के होगा ऊपर- तो जनता पर इसका असर पड़ेगा। और केवल रायबरेली अमेठी की बात नहीं है, बल्कि इसका असर दूसरी सीटों पर भी होगा, क्योंकि कांग्रेस के और भी कैंडिडेट अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जनता इस बारे में सोचेगी। आलोक जी, लेकिन दिलचस्प बात यह भी हो गई है कि बीएसपी को भी साथ लाने की तैयारी गठबंधन की ओर से की जा रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से। आपको लगता है कि बात बन पाएगी? चूंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बीएसपी काफी पहले जिस तरह से उसका बिटरनेस रही है समाजवादी पार्टी के साथ भी, और कांग्रेस में अभी उनको कुछ ज्यादा मिलना नहीं है। वो अपना प्रेजेंस अब रख सकती हैं, और चूंकि जो भी उनका एक अपना वोट बैंक है, माना जाना चाहिए कि मायावती जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बड़े वर्षों से नेता हैं। काशीराम जी और मायावती ने एक बड़ा वोट अपना तैयार किया था। लेकिन मुझे इस बात की संभावना कब दिखती है, खाली हाँ ये है कि ये लोग कोशिश करते रहे। मैंने कांग्रेस ने भी कई बार धोखा दिया है समाजवादी के साथ, तो वो बहुत लड़ाई भी करती रही है। कांग्रेस ने तो बड़ा गुप्त समझौते करके किया और बाद में उनके खिलाफ अभियान चला करके उनको सत्ता से हटवा दिया सब मामलों में। बीजेपी के साथ भी उन्होंने कभी समझौते रखने की कोशिश किया था, लेकिन समाजवादी और कांग्रेस के साथ बहुत बिटर अनुभव भी मायावती जी के रहे हैं। इसलिए मुझे इस बात की संभावना कम दिखती है। ये राजनीति में वैसे कब क्या कोई सौदा करेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, उनके अपने और आलोक सर, समर्थक भी संभावना हैं। तो कम ये भी लग रही है कि लड़कों की जोड़ी कमाल इससे पहले भी नहीं कर पाई थी, अभी भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाएगी। साथ ही हिमांशु जी जब बोल रहे थे तो आपने कहा ऐसा नहीं है टिकट नहीं दिया गया है, असल बात यह है कि चुनाव लड़ना नहीं चाहते। ऐसा आपने क्यों कहा? बिल्कुल नहीं, इसीलिए चूंकि मैंने इसके पहले भी तो जब आपने मुझे सवाल पूछा था, मैंने कहा था ना, दिग्विजय सिंह या ऐसे सुरजेवाला ने साफ साफ कह दिया हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा, वैसे भी वो राज्यसभा में है, नहीं, ऐसा वो क्यों चाहते कहा नहीं है होगा? सुरक्षित क्या हार सीट। के डर से? बिल्कुल बस जी, हार के डर से और अपनी दादागिरी की। हम तो राज्यों को संभाले, सचिन पायलट तो बड़े जुझारू हैं, लेकिन उनको जितना वो किया गया नजरअंदाज, तो उन्होंने कहा भाई मुझे छत्तीसगढ़ का और बड़ा जो जिम्मेदारी दी नजरअंदाज गई है। किए गए हैं आलोक सर, उन्होंने कैसे कांग्रेस से किनारा किया है ये हम लगातार देख रहे हैं। परमवीर जी भी हैं, चूंकि जब एनडीए की पहली लिस्ट सामने आई तो हम सभी मेहमान आपस में बात कर रहे थे, जो हमारे आलोक सर हैं, अरविंद जी हैं, हिमांशु जी हैं, बात कर रहे थे वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर। सेकेंड लिस्ट में अगर कुछ इधर उधर चीजें होती हैं तो क्या हम ये समझें वरुण गांधी जिस बेबाकी से सवाल करते रहे अपनी सरकार से या जवाब मांगते रहे, हो सकता है अगर सेकेंड लिस्ट में कुछ इधर उधर होता है तो इधर गांधी फैमिली संख्या बढ़ जाएगी क्या वरुण गांधी मेनका गांधी को लेकर? देखिए, संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि अगर हम देखें कांग्रेस से नेताओं का छोड़ के जाने का सिलसिला जारी रहा है। उसमें सब लोगों ने बाद में आरोप यही लगाया कि राहुल गांधी जी की टीम उन्हें तवज्जो नहीं देती थी। राहुल गांधी जी का अपना एक क्लोज सर्कल बना हुआ है, उन्हीं लोगों को तवज्जो दी जाती थी। तो ऐसे में देखिए, पारिवारिक इनकी कलह भी रही है पुराने टाइम से, टीवी में बहुत हमने न्यूज फीड बहुत पढ़ा है। तो उसी कलह के ऊपर कहते हैं जख्म के ऊपर नमक छिड़कना, तो ऐसा लेकिन परमवीर जी हमने तो खूब देखा है मंच से एक दूसरे पर खूब तंज होते हैं, खूब बयानबाजी होती है, लेकिन चुनाव नजदीक आते हैं तो दुश्मन भी कैसे दोस्त बन जाते हैं। ये तो राजनीति का चलन रहा है, तो पुरानी दुश्मनी भूली भी जा सकती है। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। देखिए, मंच से ऊपर सब अच्छा अच्छा दिखाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे चीजें पड़े जाते हैं एक दूसरे की कवर में, लेकिन राहुल गांधी जी की जो एक लीडरशिप है, जो कांग्रेस के ऊपर उनका एक छत्र राज है, उसके ऊपर देखिए सीधा एक उनके सामने एक कॉम्पिटिटर आ जाता है। गांधी सरनेम भी रखता है, उसी परिवार से आता है और तेज तर्रार भी है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नेतृत्व और खास करके जो फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस गांधी, ये ऐसा कोई रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक यूपी के अंदर से वो लड़के आने वाले हैं। यहाँ पर ज्यादा कोई संभावना नहीं है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि संभावना भी इसलिए नहीं है कि उनका काडर जो गठबंधन में साथ आना भी क्या अपने आप में मजबूरी बन गया? हिमांशु जी आपसे समझेंगे, क्योंकि काफी वक्त लग गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी साथ आने में, और न्याय यात्रा में भी किस तरह से इन्विटेशन मांगते हुए अखिलेश यादव नजर आए कि हमें तो न्योता दिया नहीं जाता, फिर उनको बुलाया गया तो वो शामिल भी नहीं हुए। हालांकि बात बन गई और लास्ट में उन्होंने कहा कि देर से ही सही बात तो बनी। नहीं, ये एक मजबूरी है, राजकीय मजबूरी है आज के दिन। क्योंकि देखिए, अखिलेश जी पहले कह चुके हैं और पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद कि हम जिंदगी में कभी मायावती जी से, बुआ जी से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। तो वहां तो वो बात बंद हो गई। अभी कांग्रेस के लिए उनकी मजबूरी है, और ये सीटें जो हैं 17 में से मैं अधिकांश कहूंगा, अभी भी फिर से कहूंगा, अधिकांश सीटें ऐसी है कि जो सीटें समाजवादी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनकी कैडर है वहां पर काफी सीटों पर,
मगर वो लोकसभा के चुनाव में 1.5-2 लाख वोट लाने के लिए कैडर है। और हमें पता है कि रायबरेली में पिछले बारी सोनिया जी जो जीती थी वो किसकी कैडर और किसके वोट के बदौलत 1.5-2 लाख वोटों से। देखिए, आपको चुनाव की इंट्रिकसीज को और लोकसभा के इक्वेशन को समझना पड़ेगा। और अब बदले हुए समय थोड़ा में सा खुल के भी समझा दीजिए, वो कौन सी 2 सीटें हैं जहां से समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती? सोनिया गांधी को जिताने के पीछे किसका हाथ है? खुलकर आप बात कीजिए, क्योंकि अब तो चीजें खुलकर ही सामने आ रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी से भी कैसे मनोज पांडे इधर हो लिए, कैसे क्रॉस वोट हुआ है। अब तो चुनाव नजदीक है। अभी आपने नाम दे ही दिया तो मैं बताता हूँ, आपने नाम दे ही दिया तो मैं बताता हूँ। मनोज पांडे जी ही थे जिनकी बदौलत रायबरेली के अंदर तकरीबन 1.5 से 1.25 लाख वोट समाजवादी पार्टी के सोनिया जी को ट्रांसफर हुए थे। ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ रहा। पिछले बारी तो बसपा, सपा और कांग्रेस का एक समझौता था, तो वो तीनों कैडर के वोट एक के बाद एक कांग्रेस में ट्रांसफर हुए। उसकी बदौलत आसानी से सोनिया जी वहां से जीत सकी। अब जब समाजवादी पार्टी, देखिए, तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है विधानसभा की, अगर आप धरातल में जाए और देखें तो वहां के जो एमएलए थे अमेठी और रायबरेली के, वो पाला पलट के बीजेपी की तरफ आ चुके हैं। तो उनकी कैडर काफी हद तक कमजोर हो चुकी है वहां पर। और उसी वजह से जब रायबरेली से प्रियंका जी को बोलते हैं कि आप लड़िए तो जीतने के चांसेस बनेंगे, ये समाजवादी पार्टी ये तो अंदर की बात आपने बता दी है कि कैसे कैलकुलेशंस रहती हैं और कैसे इक्वेशंस बिठाने की कोशिश अब अलग अलग पार्टियों के जरिए अगर आपस में समझौता करना है तो होगी। बिल्कुल, और हम यहाँ पर लगातार ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो 40 सीटों को लेकर मंथन हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आज ये लिस्ट सामने आ जाएगी, उसके बाद भी हम उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वक्त फिलहाल हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि आखिर कांग्रेस में कौन कौन सी सीटों पर अभी बात नहीं बन पा रही है और इंडी गठबंधन में कहां पर पेच फंसा हुआ है।